हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें जो प्रश्न बचे हुए हैं इसको कवर करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 180 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 181 जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? कौन सा एक नवीनतम यानी नया पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर चिप्स अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन के बने होते हैं। इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या आईसी चिप्स कहा जाता है। इसमें छोटी जगह में अधिक आंकड़ों का भंडारण किया जा सकता है। 182 है, आईसी के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? आईसी के वर्गीकरण का जो आधार है वो आधार क्या है, आप बताइए। आईसी के वर्गीकरण का जो आधार है वो है ट्रांजिस्टरों की संख्या, ऑप्शन ए। एकल चिप में लगाए जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है एसएसएल यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा है एमएसएल मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसके बाद तीसरा है एलएसएल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और चौथा है वीएलएसएल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवा है यूएलएसएल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 183 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से जो कथन सत्य है वो है आपका मोडेम जो होता है, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ठीक है, नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है मोडेम का। इसके बाद देखिए, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में एक्सचेंज कर देता है। 184 है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों के सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों के सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है मोडेम, ऑप्शन ए। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। मोडेम इसका सही जवाब है। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट के प्रयोग के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम की जरूरत होती है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोडेम आवश्यक होता है। मोडेम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में तथा पुनः डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। 185 है, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? इसका सही जवाब है मोडेम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो मोडेम का पूरा नाम है क्या है? मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन जो करता है वो क्या करता है, कौन करता है? मोडेम। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और ये इंटरनेट के प्रयोग के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए जो है इसकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 186 है, टेलीफोन लाइन के सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों का यानी डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? टेलीफोन लाइन के सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के आंकड़ों, विश्व भर के कंप्यूटरों के बीच के जो डेटा है, आंकड़ा है या डाटा है, इसका आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन। क्या? नहीं, गलत है।
सी ऑप्शन भी गलत है और ए ऑप्शन भी गलत है। क्या सही जवाब है? बी ऑप्शन, मोडेम। याद रखिएगा। 187 है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? बताइए। क्या उपयुक्त सभी? बिल्कुल गलत। सही जवाब है मोडेम, बी ऑप्शन। 188 है, मोडेम परिवर्तित करता है, किसको किससे परिवर्तित करता है आप बताइए। मोडेम परिवर्तित करता है, आपको तो पता ही है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। बिल्कुल सही है। सिर्फ यही सही होगा? नहीं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी ये चेंज करता है, यानी ए और बी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। मोडेम, इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग के प्रारूप में भेजता है, और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के आवश्यक युक्ति है। 189 है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर जो है संप्रेषित करती है, वह है क्या है? ऐसी डिवाइस जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है क्या है? तो वह है मोडेम, डी ऑप्शन। इसके बाद 190 नंबर है, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है किसको किससे? मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, डिवाइस है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से, सी ऑप्शन। 191 है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में, मेल प्रेषण जो आप मेल भेजते हैं, ईमेल, जीमेल, मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का जो रूप होता है वो क्या होता है? तो इसका जो रूप होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों, बी ऑप्शन। फैक्स एवं ईमेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों होते हैं। फैक्स मशीन में किसी दस्तावेज को स्कैन करने के बाद उसे सिग्नलों में परिवर्तित करके फोन लाइन के माध्यम से दूसरी फैक्स मशीन को भेजा जाता है। 192 है, इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या होगा? डाउटफुल है। देखिए जो राउटर है, राउटर, हब, स्विच, राउटर, हब और स्विच, ये क्या है? ये तीनों ही एक कनेक्टिंग डिवाइस हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को बोनस के रूप में माना है। तो देखिए राउटर, हब और स्विच, ये तीनों क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था सही नहीं है, डाउटफुल है, याद रखिएगा। 193 है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच जो डाटा पैकेट होता है, इसको एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी जो प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन है वो डाउटफुल है। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर बात करें, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है? भेजा गया डाटा, जैसे कि वेब पेज या ईमेल, डाटा पैकेट के रूप में होता है। इन्हीं डाटा पैकेट को दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थानांतरित करने के लिए एक राउटर, जो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका उपयोग किया जाता है। डाटा पैकेट के स्थानांतरण के दौरान डाटा के साथ साथ डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी भेजा जाता है। स्विच इस मैक एड्रेस के आधार पर डाटा को सही डिवाइस तक जो है पहुंचा देता है, और स्पष्ट है कि स्विच किसी एक नेटवर्क के अंतर्गत शामिल डिवाइसेज में आपस को जो है जोड़ता है और डाटा पैकेट का आदान प्रदान इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से करता है। देखिए ब्राउटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज और राउटर दोनों ही
दोनों की तरह जो है कार्य कर सकता है। इसी आधार पर इसका नाम राउटर रखा गया है। राउटर के रूप में कार्य करते हुए यह विभिन्न नेटवर्कों के बीच जो है डाटा को आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। गेटवे एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो विपरीत प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, जैसे एक नेटवर्क के लिए एंट्री पॉइंट तथा दूसरे नेटवर्क के लिए एग्जिट पॉइंट का। गेटवे डाटा पैकेट की जो जांच होती है इसको करके उसे दूसरे नेटवर्क को ये भेज देता है। 194 है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है रिपीटर का। रिपीटर। सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर। 195 है, सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। सेलेरोन, पेंटियम और कोर जो क्रम प्रारूप है वो किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटर रैम के, RAM के। सेलेरोन, पेंटियम और कोर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के जो है प्रकार है। 196 रोम मेमोरी है। रोम मेमोरी है क्या है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है, तो केवल पढ़ने के लिए। रोम मेमोरी क्या है? केवल पढ़ने के लिए है। रीड ओनली मेमोरी यानी सिर्फ ये पढ़ सकता है, जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जाता है, पढ़ सकते हैं, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं जो है संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती है। 197 जो है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं आप बताइए? तो कहते क्या है? रोम। रोम इस रोम जो होता है रीड वाली मेमोरी होता है, और ये अस्थायी मतलब कि मेमोरी होता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी रोम में सूचनाएं जो है संग्रहित रहती हैं, स्टोर रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। इसीलिए इसे कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। 198 है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति का विशेष रूप से व्यक्त करने का जो साधन है वो क्या है? स्मृति में, मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का जो साधन है वो क्या है? आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पता, एड्रेस, बी ऑप्शन। कंप्यूटर मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को निर्दिष्ट करने का जो साधन है क्या है? मेमोरी एड्रेस। सीडी रोम का पूर्ण रूप है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। इस प्रकार की ये जो है सीडी रोम एक प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है। किस प्रकार की? ऑप्टिकल डिस्क है, एक प्रकार का ये डिस्क होता है। इस प्रकार के डिस्क पहले से ही मुद्रित होती हैं, उसमें संग्रहित डाटा को जो है मिटाया नहीं जा सकता है, और इस प्रकार के डिस्क में कोई नया डाटा भी संग्रहित नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 200 है, कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का तात्पर्य क्या है? रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 200 का जो सही जवाब है, प्रश्न संख्या 200 का जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी स्मृति है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। 201 है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 202, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो जो माध्यमिक मेमोरी नहीं है वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है?
कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 204 है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? इसका सही जवाब है कैश स्मृति, बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति कैश मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर के उस भाग या प्रोग्राम के आंकड़ों को संग्रहित करता है जो सीपीयू के द्वारा प्रायः इस्तेमाल में आते हैं। प्रश्न संख्या 205, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है, ईमानदारी पूर्वक। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कुछ लोग कमेंट किए हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। सही जवाब है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक छोटी तथा अत्यधिक तेज मेमोरी है जहां वह सूचनाओं को कलेक्ट करता है, संग्रहित करता है, जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। मुख्य मेमोरी की अपेक्षा कैश मेमोरी से सूचना को पढ़ना और एक्सेस करना अत्यधिक शीघ्रता से हो जाता है। 206 है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैश मेमोरी। 207 नंबर प्रश्न है, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्लैश मेमोरी के बारे में 4 कथन दिया गया, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। चारों कथनों को एनालिसिस करके कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। फ्लैश मेमोरी, इनमें से जो सही कथन नहीं है इसके बारे में कौन सा है? यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, चीफ है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की मेमोरी है जो विद्युत ऊर्जा के न रहने पर भी बनी रहती है, यानी नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा और डिजिटल उत्पादों में यह प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा फ्लैश मेमोरी को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्यतः हार्ड डिस्क से महंगी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 208, कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है? कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह कंप्यूटर की एक भाषा है। इस भाषा का विकास व्यवसायिक हितों के लिए किया गया है। तो कोबोल कंप्यूटर का लैंग्वेज है, याद रखिएगा। ओरेकल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, यानी 209। नेक्स्ट प्रश्न, ओरेकल क्या है? याद रखिएगा, ओरेकल डाटा सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण एवं विपणन ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स का संग्रह होता है जो यूजर को डाटाबेस की रचना करने और उसका रख रखाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 210, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फास्ट। बेसिक, सी और फोर्ट्रन, जो ये 3 वर्ड हैं, ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक कंप्यूटर की भाषा है। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। और जो फोर्ट्रन है, अंग्रेजी के शब्द फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है और यह एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है। सी भी कंप्यूटर की भाषा है और फास्ट जो कंप्यूटर भाषा नहीं है। 211, निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आपको मालूम है, इसमें जो रोम है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी ऑप्शन।
जावा, सी प्लस प्लस, पास्कल, ये सभी कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं। रोम कंप्यूटर की भाषा नहीं है। रीड ओनली मेमोरी जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, यह कंप्यूटर की स्मृति है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित सूचना जो होता है केवल इसको पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं जो है संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। और अन्य जो दिया गया तीनों विकल्प कंप्यूटर की भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 212 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 212 का, वो हो जाएगा, बताइए, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है वो है आपका पेंट ब्रश। पेंट ब्रश कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, सी प्लस प्लस और जावा ये कंप्यूटर भाषाएं हैं। 213 है, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? जैसे कोबोल दिया गया, पास्कल दिया गया, बेसिक दिया गया है। क्या ये तीनों प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा हैं? बिल्कुल, तीनों उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोबोल, पास्कल और बेसिक ये तीनों ही उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं हैं। कुछ अन्य उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषा है फोर्ट्रॉन है, जावा है, पाइथन है और विजुअल बेसिक आदि है। 214 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही जवाब है फोर्ट्रॉन, यानी सी ऑप्शन। फोर्ट्रॉन जो होता है, ये फोर्ट्रॉन जो है अंग्रेजी के शब्दों फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर की इस उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भाषा का विकास आईबीएम कंपनी के द्वारा किया गया था। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? तो बेसिक जो है प्रोसीजरल, कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर बात करें तो सी, ठीक है, सी, गो, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, प्रोसीजरल ये सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। सी प्लस प्लस, डेल्फी, जावा, सी हैच, पर्ल, पाइथन, पीएचपी आदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं हैं। 216 जेएसपी का मतलब क्या है? जेएसपी का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेएसपी का मतलब है जावा सर्वर पेजेस, यानी सी ऑप्शन, जावा सर्वर पेजेस। देखिए, जावा सर्वर जो पेजेस हैं प्रौद्योगिकी का एक संग्रह है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एचटीएमएल, एक्सएमएल आदि पर आधारित डायनेमिक वेब पृष्ठों, वेब पेजेस के निर्माण में मदद करता है। 217 है, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर, असेंबलर का कार्य है क्या है? तो असेंबलर का जो मुख्य कार्य है, मुख्य वर्क है, वह असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। 218 है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? मशीनी भाषा, बी ऑप्शन। मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर के द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 219 है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वो बुलिये बीजगणित पर आधारित है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा बुलिये बीजगणित पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है केवल एक ही भाषा समझते हैं और वह है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटर के मशीनी भाषा जो है कहा जाता है।
220 है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत है लॉजिकल सिद्धांत, डी ऑप्शन। आधुनिक कंप्यूटर में अंक गणितीय तथा तार्किक इकाई होती है जो कि अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। 221 यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो इसका मतलब क्या है। यूएस, समझ में आ रहा है। अगर किसी डोमेन नेम के आखिर में लास्ट में .edu.us है तो इसका मतलब क्या है। तो याद रखिएगा इसका मतलब है यूएसए यानी अमेरिका का एक ये शैक्षणिक संस्थान है। ईडीयू यानी एजुकेशन, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, याद रखिएगा। .us डोमेन नेम अमेरिका को चिन्हित करता है। .edu का अर्थ एजुकेशन है और इस प्रकार .edu.us अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान का डोमेन नेम है। 222 नंबर है किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है किसको। .com अगर बात करें तो किसी संगठन की वेबसाइट का जो .com अंश है ये किसको सूचित करता है। .com का मतलब होता है कमर्शियल। किसी संगठन की वेबसाइट का .com है तो ये कमर्शियल को जो है इंडिकेट करता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगर बात करें तो किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश कमर्शियल का लघु रूप है। यह इंटरनेट की डोमेन नेम प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है। इसके विपरीत .com कमांड का लघु रूप है जो डॉस फाइल से जुड़ा फाइल विस्तार होता है। 223 निम्नांकित में से कौन सा वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। इनमें से कौन सा एक वैध डोमेन नेम जो है एक्सटेंशन है। .com, .gov, .net, बताइए इनमें से कौन सही है। इसका सही जवाब है ये सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डोमेन नेम में अंतिम डॉट के बाद वाले भाग को टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। www, CNN, .com, इन तीनों में से .com जो होता है टॉप लेवल डोमेन होता है। अन्य टॉप लेवल के जो डोमेन है जैसे edu, gov, org, net, info आदि ये भी टॉप लेवल के डोमेन है। 224 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। पहला है कि प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी या आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है, क्या यह सही है। बताइए क्या यह सही है। तो पहला सही नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है, बिल्कुल सही है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी या आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो किसी क्लाइंट से प्राप्त एप्लीकेशन तथा वास्तविक सर्वर के मध्यस्थ का कार्य करता है। 225 है संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एलटीई और वोल्टी यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूएशन और वोल्टी यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूएशन के बीच क्या अंतर है। इन दोनों के बीच जो अंतर है आपको बताना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है मोबाइल जब यूज करते होंगे तो वोल्टी और एलटीई नेटवर्क को आप देखे होंगे, उसका यूज करते हैं आप। तो इसमें दो कथन है। पहला है कि एलटीयू को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्टी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एलटीई डाटा ओनली तकनीक है और वोल्टी वॉइस ओनली तकनीक है, यह भी जो है गलत है। यानी न तो पहला न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इवोल्यूएशन और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूएशन दोनों उच्च गति मोबाइल संचार प्रणाली मानकों को व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही संचार तकनीकों का उपयोग वर्तमान में भारत में चौथी पीढ़ी यानी 4G मोबाइल संचार प्रणाली के तहत विभिन्न ऑपरेटरों के द्वारा किया जाता है। इनमें LTE को सामान्यतः 4G के रूप में विपणित किया जाता है, जबकि वोल्टी को सामान्यतः उन्नत 4G के रूप में विपणित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि LTE नेटवर्क IP पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं, जबकि 2G 3G नेटवर्क सर्किट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण LTE नेटवर्क में वॉइस का प्रवाह उसी प्रकार होता है जिस तरह डाटा का होता है।
अतः एलटीई में अगर डाटा कनेक्शन चालू है तो उस दौरान वॉइस कॉल करने पर उस कॉल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस समस्या से उबरने में वोल्टी प्रौद्योगिकी जो है कारगर सिद्ध होती है। यह प्रौद्योगिकी एलटीई नेटवर्क पर उच्च गुणवत्ता की वॉइस एवं डेटा सेवाओं को एक साथ प्रयोग करने में प्रयोक्ता को सक्षम बनाती है। इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं है। तो वोल्टी में क्या होता है, अगर आप कॉल अगर वोल्टी अगर ऑन नहीं है, एलटीई है, तो क्या होता है कि अगर डेटा ऑन है, अगर उधर से कॉल आता है, आप कॉल करते हैं, तो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क यानी इंटरनेट के लिए वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन वोल्टी में ऐसा नहीं होता है। 226 है, दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से जो कथन सही है वो कौन सा है आपको बताना है। देखिए यहां पे कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन है। कथन को एक बार एनालिसिस करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो सही होगा मैं सिर्फ वही बताऊंगा। इनमें से अगर दृश्य प्रकाश संचार यानी वीएलसी तकनीक के संदर्भ में अगर बात करें तो इनमें से जो सही कथन है वो है आपका पहला, जो वीएलसी 375 से 780 एनएम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्री तरंगदैर्ध्य का उपयोग करती है। पहला स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। दूसरा गलत है। तीसरा सही है, वीएलसी ब्लूटूथ के तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को जो है अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। चौथा भी सही है, वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। तो दूसरा छोड़कर पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो वीएलसी याद रखिएगा, वीएलसी प्रकाश की गति से डाटा के हस्तांतरण की वहनीय विधि है। ठीक है, अफोर्डेबल मेथड है। दृश्य प्रकाश संचार तकनीक में 375 एनएम से 780 एनएम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्ध्य का उपयोग विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण का न होना और ब्लूटूथ के तुलना में डाटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित करना शामिल है। यह तकनीकी अल्प प्रकाशी बेतार संचार के रूप में की जानी होती है। चूंकि प्रकाश की गति रेडियो तरंग के तुलना में अधिक होती है, इसीलिए वीएलसी वर्तमान में बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध संचार तकनीकों में सबसे तेज है। उल्लेखनीय है कि ब्लूटूथ में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 227 है, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में आपको बताना है कि निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो कौन सा है। 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन को एनालिसिस कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें जो सही होगा, पहला दिया गया कि यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा देखिए, एनएफसी उन डिवाइसेस के द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। गलत। तीसरा, संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का जो है उपयोग कर सकता है। यानी पहला और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, दूसरा गलत है। एनएफसी एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का प्रयोग करती है, इसलिए पहला सही है। एनएफसी प्रौद्योगिकी की अधिकतम 4 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित उपकरणों के माध्यम से संचार मुहैया कराने में सक्षम है, इसलिए दूसरा असत्य है। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकती है, इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है। 228, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए, बताइए कि उपयुक्त में से कौन सी लघु परास युक्ति या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी पर, जो संचार प्रौद्योगिकी है इस पर विचार करना, बताना है कि कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं। निकट परिपथ यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, यह भी सही है। और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, लघु परास युक्तियां या डिवाइस जो होता है ऐसे रेडियो उपकरण होते हैं जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ इंटरफ्रेंस या हस्तक्षेप का अल्प जोखिम लो रिस्क प्रदान करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनकी संचार शक्ति एवं सीमा काफी कम होती है। लघु परास युक्तियों की परिभाषा को कई अलग अलग प्रकार के
वायरलेस उपकरणों का जो है इस पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एक्सेस कंट्रोल, अलार्म एवं मूवमेंट डिटेक्टर, क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है, मीटरिंग उपकरण, औद्योगिक नियंत्रण, टेलीमीट्री, रिमोट कंट्रोल, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। 229 है, मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि संवर्धित वास्तविक या AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी जो है, इनमें से एक छद्म वातावरण जो है सृजित हो जाता है और भौतिक संचार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। पहला बताइए सही है या गलत। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा, आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर के द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा, AR व्यक्तियों को संचार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC कैमरे का उपयोग करने का या करके अनुभव को जो है उन्नत करता है। बिल्कुल सही है। और VR संचार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। दोनों यानी तीसरा चौथा सिर्फ सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, AR ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्ति के वास्तविक परिवेश के प्रत्यक्षीकरण को कंप्यूटरीकृत प्रक्षेपण के माध्यम से उन्नत और परिवर्धित करती है, जिसमें व्यक्ति वास्तविक संचार में बना रहकर स्मार्टफोन या PC के कैमरे के माध्यम से संवर्धित अनुभव प्राप्त करता है। वास्तव में ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक एवं आभासी या कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया का जो है कॉम्बिनेशन है। इसके विपरीत आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी व्यक्ति के वास्तविक परिवेश को एक छद्म परिवेश से पूरी तरह जो प्रतिस्थापित कर देता है और व्यक्ति वास्तविक संचार से पृथक होकर एक आभासी दुनिया में पहुंच जाता है। इसमें व्यक्ति अपने को स्क्रीन पर उपस्थित दृश्य में पाता है और अपने वास्तविक संसार में उसकी उपस्थिति का एहसास खत्म हो जाता है। केवल तीसरा चौथा सत्य है। 230 है, विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है, अगर बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच यानी टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा को बेतार संचरण, यानी सभी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। कृत्रिम बौद्धिमत्ता का प्रयोग कंप्यूटर गेम्स, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, दृष्टि वाली प्रणाली, विजन सिस्टम इत्यादि में किया जा सकता है। 231, कंप्यूटर शब्दावली में USB का फुल फॉर्म क्या है? USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूरा नाम है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। USB पोर्ट से उपकरण को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।